नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग बात करेंगे इंडियन कल्चर में सभी स्टूडेंटों का ड्रीम जॉब, या फिर आप कह सकते हैं कि हर एक स्टूडेंट जिस जॉब के लिए यहाँ पे आकांक्षी रहता है, या फिर इसमें मिलता किसी किसी को है। इस तरह का जो जॉब है, इस तरह का जो फील्ड है, जिसका नाम है यहाँ पे सिविल सर्विस। अब इस देखिए सिविल सर्विस की यहाँ पे हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं, और आई होप अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो बिल्कुल आप इसकी तैयारी कर रहे हैं। अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आप भारत के उन चुनिंदा कुछ ही स्टूडेंटों में से एक हैं जो आपको इस तैयारी को करने का सौभाग्य मिला है। तो इसीलिए आपको बिल्कुल एनर्जेटिक रहना है, बिल्कुल पॉजिटिव रहना है, क्योंकि इस तैयारी के प्रक्रिया के दौरान आप यहाँ पे हार का डर बिल्कुल छोड़ दीजिए। यहाँ पे दो ही चीज़ होता है, या तो स्टूडेंट जीत जाता है या तो स्टूडेंट सीख जाता है। तो हम लोग बिल्कुल ही यहाँ पे हारने के मूड में नहीं है, या तो हम लोग सीखेंगे या तो हम लोग जीतेंगे। लेकिन इन दोनों ही प्रक्रियाओं को करने के लिए आपको सबसे पहले एक रोड मैप होना बहुत ज़रूरी है, अर्थात यहाँ पे स्ट्रेटजी होना बहुत ज़रूरी है। सही रणनीति के माध्यम से आप बड़े बड़े लक्ष्यों की आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो फिर सिविल सर्विस क्या चीज़ है, इसमें हम लोग बात करेंगे बीपीएससी की स्ट्रेटजी की। ठीक है, बीपीएससी स्ट्रेटजी यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए तीन टाइप के यहाँ पे लोग होंगे। अगर आप लोग इस वीडियो को यहाँ पे देख पा रहे हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल फ्रेशर होंगे यहाँ पे, जो बिल्कुल नया होंगे, तरोताज़ा एकदम, उनको लग नहीं रहा कहाँ से शुरू करें। हिस्ट्री पढ़ ले, ज्योग्राफी पढ़ ले, पॉलिटी पढ़ ले, इकोनॉमी पढ़ ले, करेंट पढ़ ले, समस्या यहाँ पे ज़रूर रहती होगी। दूसरे वैसे स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी इस तैयारी की प्रक्रिया में लगे होंगे, जी जान से लगे ही होंगे, लेकिन चूँकि चुनिंदा सीट है, सबको तो सीट मिलेगा नहीं। उस एक एक सीट के लिए आपको बेहतरीन रणनीति को बना के आपको फाइट करना पड़ेगा, तभी जाके आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएंगे। और तीसरे वैसे लोग हैं जो जॉब पीरियड में हैं, इनको तो मैं दाद देता हूँ कि देखिए 8 घंटे 10 घंटे जॉब देने के बाद अगर ये भी सोचिए कि इस कदर अगर मोटिवेटेड है कि नहीं भाई हमें सिविल सर्विस के फील्ड में जाना है, तो देखिए वैसे लोग ठीक है बिल्कुल यहाँ पे सादर आमंत्रित है। हो सकता है कि मेरे इस लेक्चर से उनको भी कुछ न कुछ लाभ यहाँ पे ज़रूर मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नंबर 1 कि यहाँ पे स्टार्ट कहाँ से करेंगे, हम लोग शुरुआत कैसे करेंगे। नंबर 1 ठीक है, स्टार्ट पॉइंट होगा हमारा। सबसे इम्पोर्टेंट है कि शुरुआत कैसे करें, क्या पढ़ लें शुरू में। दूसरी यहाँ पे हम लोग बात करेंगे प्रीलिम्स या फिर मेंस हो गया या फिर इंटरव्यू हो गया। सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो करेंट अफेयर, इसकी तैयारी हम लोग कैसे करें ताकि हर एक स्टेज में हम लोग बेहतरीन मार्क्स यहाँ पे ला सकें। ध्यान रखिएगा सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान यहाँ पे एक से एक यहाँ पे बाबा मिल जाएंगे, एक से एक यहाँ पे स्पेशलिस्ट मिल जाएंगे, लेकिन इसमें उसका कोई रोल नहीं है। सिविल सर्विस की तैयारी के दौरान आप यहीं ध्यान रखिएगा, अगर बगल वाला अगर कोई बहुत ज्ञानी पुरुष है, उसका नहीं हो रहा है तो कुछ न कुछ ठीक है कमी हो रहा है, लेकिन इससे आपको भयभीत नहीं होना है। क्योंकि इसमें जब तक आप बैलेंस अप्रोच आप करके नहीं चलेंगे, ये नहीं कि आपको बहुत अधिक ज्योग्राफी आ रहा है, हिस्ट्री नहीं आ रहा है, पॉलिटी आ रहा है, इकोनॉमी नहीं आ रहा है, इसमें बिल्कुल आपको एक बैलेंस अप्रोच बना के चलना पड़ेगा, तभी जाके आप में ठीक है आपको इसमें सक्सेस रेट अधिक यहाँ पे मिल पाएगा। और उसके लिए ज़रूरी होता है सही स्ट्रेटजी, जो कि मैं आज आप लोगों को बताऊँगा। तीसरी चीज़ अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो बुक लिस्ट की सबसे इम्पोर्टेंट है कि कौन सा बुक पढ़ लें, कौन सा यूट्यूब चैनल देख लें। ऐसी तमाम जो जिज्ञासाएं होती हैं और स्टूडेंट के मन में आती हैं। आज मार्केट से एक बुक लाया, उसको ठीक है किनारे कर दिया, फिर दूसरा लाया, तीसरा लाया, ऐसे कर कर के पूरा का पूरा बुक का अंबार लग जाता है। ये भी एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है, इसका भी निदान होगा। और चौथा यहाँ पे हम लोग कट ऑफ मार्क देखेंगे। कट ऑफ मार्क क्या है, यहाँ पे जो भी प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न है, किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, कहाँ कहाँ कितना आपको वेटेज देना है, इन सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। और लास्ट में यहाँ पे खासकर इंटरव्यू के सेक्शन के बारे में भी मैं कुछ आप लोगों से ठीक है अपना टिप्स शेयर करना चाहूँगा। पूरा पूरा देखिए, वीडियो ज़रूर देखिए, इतना डायमेंशन में हो सकता है कि ठीक है कोई चीज़ छूटे नहीं। तो थोड़ा डायमेंशन मैंने अब काफ़ी लंबा चौड़ा कर लिया है, एक एक चीज़ों को मैं आपसे शेयर करते चलूँगा, कट ऑफ मार्क को भी दिखाऊंगा कि कहाँ कहाँ पे आपको कितना वेटेज देने की ज़रूरत है। तो मेरे साथ यहाँ पूरी तरीके से बने रहें और चैनल को देखिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि अगर मैं रणनीति बना रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो इसका मतलब कि
हमारे चैनल के माध्यम से भी आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगी, बहुत सारे सब्जेक्टों की यहाँ पे तैयारी आपको करने के लिए मिल जाएगा। तो कनेक्टिविटी हमसे बनाए रखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। अब आइए यहाँ पे पीसीएस के बारे में कुछ हम लोग बेसिक बातों को जान लेते हैं। अगर आप इतने बड़ी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ होना चाहिए कि क्या है ये पीसीएस। देखिए, पीसीएस समझने के लिए आपको यूपीएससी समझना पड़ेगा। यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो बिल्कुल एक स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है। और यूपीएससी के द्वारा देखिए जो भी एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, इसमें जो भी अखिल भारतीय सेवा जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, इसके अलावा और भी बहुत सारे पद होते हैं। जो भी देखिए इसमें पद होते हैं केंद्र के द्वारा संचालित किया जाता है, अर्थात इसमें कार्यपालिका के जो पार्ट हैं, बिल्कुल परमानेंट कार्यपालिका के जो पार्ट हैं उनकी अंतर्गत ये रह के काम करते हैं। खुद ये परमानेंट कार्यपालिका के रूप में मौजूद होते हैं। जो भी राज्य में अगर कोई डीएम है, कोई आईपीएस है, तो उसका राज्यों के प्रति उतना जवाबदेही नहीं है जितना कि केंद्र के प्रति, क्योंकि केंद्र के अंतर्गत वो काम कर रहा है। इसीलिए देखिए यहाँ पे माना भी जाता है आम बोलचाल भाषा में कि एक प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के बाद जो पावरफुल व्यक्ति के रूप में मौजूद है, डीएम है, आईपीएस है, ये कहना कोई यहाँ पे गलत नहीं होगी। यहाँ पे अब हो गया, हम लोग पद की बात करें यूपीएससी, इतना आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा देखिए हम लोग बात करते हैं यहाँ पे पीसीएस की, तो ये भी हर एक राज्य में मौजूद है। हर एक राज्य में जितने भी स्टेट हैं सारे राज्यों में पीसीएस मौजूद है, अर्थात पूरा नाम है पब्लिक सर्विस कमीशन। शॉर्ट में इसको पीसीएस यहाँ पे बोल दिया जाता है। इसे तो होगा पीएससी, लेकिन पीसीएस इसको बोल दिया जाता है। इसका जो आयोजन होता है, जैसे यहाँ पे यूपीएससी को केंद्र करा रहा था, वैसे ही पीसीएस को कौन कराएगा? राज्य करवाएगा। ये भी एक संवैधानिक स्वायत्त संस्था है, राज्य का इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और इसमें जो भी पद होगा, जिससे कुछ पद मैंने लिखा है इंपॉर्टेंट, एसडीएम, डीएसपी, बीडीओ, ऐसे बहुत सारे जो पद होते हैं। अब इसमें कंडीशन क्या है कि आप जिस राज्य का पीसीएस देते हैं, आप उसी राज्य में, ठीक है, आपको सेवा देने का अवसर मिलेगा। यूपीएससी में यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, इसमें कैडर होता है। आप थोड़ा बहुत आइडिया होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे हमें बहुत अधिक ध्यान नहीं देना है। इसमें अब जो भी देखिए पद होगा राज्य के अंतर्गत, राज्य के कार्यपालिका के अंतर्गत आप इसमें काम करेंगे। और किसी भी जिला में आपको राज्य के अंतर्गत, ठीक है, आपका ट्रांसफ़र किया जाएगा। हो सकता है कि आप, ठीक है, इसमें सिलेक्शन होने के बाद अपने पूरे जीवन काल में पूरे ही एक राज्य को आप भ्रमण कर दें, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप, उम्मीद है कितना से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि कितना बड़ा ये पद है। अब आइए हम लोग बात करते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की, अर्थात हम लोग चर्चा करने वाले हैं बीपीएससी की। तो इसके कुछ पैटर्न को हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, इसकी जो शैक्षिक योग्यता है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, बिल्कुल ही बहुत सारे स्टूडेंट को देखिए मैसेज आता है कि क्या मैं कर सकता हूँ, ठीक है, इतने बार मैं फेल हुआ हूँ, मेरे इतने % मार्क है। देखिए, ये जो सर्विस कमीशन है, चाहे यूपीएससी, पीसीएस, कोई भेदभाव नहीं करता है। इसका एक ही स्टेटमेंट है कि किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपको बस ग्रेजुएशन का डिग्री मिलना चाहिए। ग्रेजुएशन, अगर आप 33% लेके अगर आप पास हुए हैं, अगर आपके हाथ में ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए सादर आमंत्रित है। डजेंट मैटर साइंस है, कॉमर्स है, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, बीटेक है, ठीक है, मतलब साइंस है, डजेंट मैटर, मेडिकल है, कोई मतलब ही नहीं। यहाँ पे आपको बस एक ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए। आप इस एग्ज़ाम के लिए सादर आमंत्रण है, आइए और तैयारी कीजिए। और सिलेबस को इस तरीके से डिफाइन किया गया है कि इसमें कोई मायने भी नहीं रखता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। शुरू से पढ़िए। अगर आप ग्रेजुएशन किए हैं, आपका मस्तिष्क खुला है, तो आप इसको आसानी से, ठीक है, समझ सकते हैं और क्रैक भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम लोग एज लिमिट की। एज लिमिट को लेकर हर एक राज्यों ने अपना अपना एज निर्धारित किया गया है। चूँकि हम लोग बीपीएससी की बात कर रहे हैं, तो इसमें मिनिमम एज होना चाहिए जनरल कैटेगरी की 21 वर्ष, और यहाँ पे मैक्सिमम वर्ष होना चाहिए 37 वर्ष। अब इसमें जो भी कैटेगरी वाले हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, वे अपने अनुसार, ठीक है, उम्र को इसमें ऐड कर लेंगे। जैसे कि अगर एससी एसटी है तो 5 साल, ओबीसी है तो 3 साल, इसमें आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन देखिए, ये जो तैयारी करने की जो प्रक्रिया, अगर 25-30 साल में अगर आप सिलेक्शन ले पाते हैं, तो समझिए कि बहुत बेहतरीन टाइम है। 21-22 साल में ले लेते हैं तो और बेहतरीन टाइम है, आपको आगे जाने का मौका मिलेगा। अदरवाइज अगर आप 35 साल, 40 साल में सिलेक्शन भी ले लेते हैं, तो फिर आपका जो जॉब टाइम है बहुत अधिक मिल नहीं पाएगा, आपकी जॉब की अवधि कम हो जाएगी। और
आगे चल के क्या होगा कोई नहीं जानता। आपको पता ही होना चाहिए कि अभी वर्तमान में जो मुद्दा उठ रहा है कि जो भी गवर्नमेंट जॉब है उसकी उम्र को घटाने की 50 साल 55 साल, ठीक है। इतनी मोदी गवर्नमेंट के बारे में, मैंने मोदी गवर्नमेंट इस बारे में चर्चा कर रही है। हो सकता है कि हो भी जाए, क्योंकि इतने सारे लोगों को जॉब देना है तो स्वाभाविक सी बात है कि जॉब में उम्र कटौती करनी पड़ेगी ताकि जल्दी से लोग जॉब करके, ठीक है, अपनी पारी को ख़त्म करें, दूसरे को मौका मिले। तो ये हो गया यहाँ पे एज लिमिट। अब यहाँ पे देखिए इस समय मैंने 2021 का जो समय चल रहा है, अगर इस समय आप इस तैयारी की प्रक्रिया को अगर कर रहे हैं तो समझिए कि आपके समय एक बिल्कुल गोल्डन एरा है, एकदम मैंने गोल्डन पीरियड चल रहा है। मेरा नाम भी गोल्डन कुमार है। गोल्डन एरा यहाँ पे चल रहा है। कैसे देखिए यहाँ पे देखिए, पिछले अगर देखेंगे 2015 के पीछे तो बीपीएससी का रिकॉर्ड बहुत ख़राब रहा है। 2015 के पीछे जितने भी आपके सीनियर मोस्ट स्टूडेंट होंगे उनको एग्ज़ाम देने का मौका नहीं मिलता था। हर साल कंडक्ट ही नहीं होता था। देखिए 48 से 52 4 साल में एक बीपीएससी एग्ज़ाम हुआ है, 53 से 55 2 साल में, 56 से 59 3 साल में, 60 से 62 2 साल में। अब सोचिए हर एक साल अगर आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है, एग्ज़ाम लिखने का अवसर ही नहीं मिलता है, तो आप कितना भी कुछ पढ़ ले कुछ हो पाएगा। लेकिन विगत 2-3 सालों से 2017-18 से ये बीपीएससी कंटिन्यू हो गया है, 63 64 65 और अभी हाल ही में 66वीं एग्ज़ाम भी हुआ है। और गुड न्यूज़ है आपके लिए कि 67वां बीपीएससी का एग्ज़ाम का भी कैलेंडर डेट आ गया है और इसको लेके अभी पर्याप्त समय है आपके पास। अक्टूबर में 2021 के अक्टूबर में संभावित किया गया है। अगर इस अक्टूबर को आप अभी से आधार बना के अगर चल रहे हैं, एकदम जी जान से एकदम डेडिकेटेड होकर अगर आप जुट जा रहे हैं, यकीन मानिए आप भी एक सीट के लिए प्रबल दावेदार हो सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट। कुछ की पॉइंट है यहाँ पे। प्रीलिम्स के लिए जो समय है देखिए यहाँ पे 9 माह का भी लगभग अक्टूबर तक देखा जाए तो मौजूद है। बिल्कुल क्लियर 9 महीने का समय है। टाइम चाहिए प्रीलिम्स के लिए लगभग लास्ट में 3 महीने हम लोग आपको देना है। लेकिन 3 महीने कब लास्ट में, जैसे कि अगर आपको अक्टूबर में एग्ज़ाम है तो जुलाई अगस्त से आप लग जाइए सिर्फ प्रीलिम्स के लिए। मेंस के लिए समय चाहिए 3 महीने का। अब ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइम चाहिए मेंस के लिए 6 महीने का। ये लास्ट में लास्ट को इसमें कंसिडर किया जा रहा है। अभी जो प्रस्तावित है देखिए जनवरी से जून 2021 तक कोशिश कीजिए कि मेंस और पीटी दोनों को एक साथ तैयारी करें। जुलाई से सितंबर 2021 तक प्रीलिम्स की तैयारी करें और प्रीलिम्स अक्टूबर 2021 में होगा और उसके बाद से जनवरी 2022 में, जस्ट देखिए अक्टूबर में प्रीलिम्स होगा और मेंस का एग्ज़ाम भी 2022 में ले लिया जाएगा। देखिए इतना सिस्टमेटिक ढंग से अगर एक पब्लिक सर्विस कमीशन स्टेट पीसीएस अगर काम कर रहा है तो यकीन मानिए गोल्डन एरा ही है। बिल्कुल यूपीएससी के पैटर्न पे चल रहा है। इतने कम समय में अगर हो जा रहा है तो और इससे बेटर क्या हो सकता है। इसीलिए इस समय अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही सुनहरा समय है आपके लिए, थोड़ा जी जान लगा दीजिए। अब बात करते हैं कि परीक्षा की प्रकृति क्या है। यहाँ पे यहीं पे सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएगी। तो देखिए जितने भी ये सब बड़े एग्जाम होते हैं इसको 3 भागों में, ठीक है, बांट दिया जाता है। पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा। प्रारंभिक, ठीक है, परीक्षा, इसको प्रीलिम्स भी बोला जाता है। प्रीलिम्स एग्जाम, प्रीलिम्स एग्जाम। दूसरा अगर हम लोग देखें यहाँ पे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका, ये हो जाएगा यहाँ पे मेंस, मेंस एग्जाम, ठीक है। इसको बोला जाएगा मुख्य परीक्षा। और तीसरा जो पोर्शन जो होता है खासकर आपके रिजल्ट और रैंक को निर्धारित करने वाला, वो हो जाएगा इंटरव्यू। इसको साक्षात्कार के रूप में आप समझ सकते हैं, साक्षात्कार। तो यही है बेसिकली 3 स्टेज है। 3 स्टेज को आपको कंटिन्यू पार करना होगा। ऐसा नहीं एक प्रारंभिक परीक्षा आप पार कर लिए तो अगले बार 2 साल बाद दीजिए, ऐसा नहीं होगा। एक एग्जाम को आप कंटिन्यू रूप से प्रारंभिक को उसी साल पास करना होगा। माने लगातार आपको क्रैक करते जाना होगा जब तक कि आपका सिलेक्शन ना हो जाए। जहां अगर आप फेल होते हैं तो ये सांप सीढ़ी का खेल है। अगर आपको 99 पे सांप काट दिया, इंटरव्यू में अगर आप फेल हो गए तो फिर से आपको प्रारंभिक परीक्षा देना पड़ेगा। तो ऐसा ना हो, ठीक है। मेरा भी यही प्रयास रहेगा कि आप पहले अटेम्प्ट में, दूसरे अटेम्प्ट में, ठीक है, जितना जिस अटेम्प्ट में हो आप जल्द से जल्द यहाँ पे क्रैक कर लें।
अब प्रारंभिक परीक्षा का जो नेचर देखें यहाँ पे तो बिल्कुल ये होता है ऑब्जेक्टिव बेसिस पे, ऑब्जेक्टिव, ठीक है। वैकल्पिक समझ रहे हैं ना, मतलब विकल्प के रूप में यहाँ पे दिया रहेगा। ABCD 5 ऑप्शन होते हैं। मुख्य परीक्षा की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव, डिस्क्रिप्टिव रूप में यहाँ पे मौजूद रहेगा। इसमें आपको लिखना पड़ेगा। और इंटरव्यू तो बताइए, आपको अपना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्त करना पड़ेगा आपको जो भी इंटरव्यू पैनल के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है। प्रीलिम्स की अगर हम लोग नंबर की बात करें, देखिए टोटल इसमें जो नंबर मार्क्स होता है 150 मार्क का होता है। कितने मार्क का? 150 मार्क का। और इस 150 मार्क में जो अगर इसका सिलेबस की बात करें तो इसका सिलेबस को लेकर मैं यही बोलता हूँ, देखिए अर्थ के कोर से लेके पूरे के पूरे, मतलब रॉकेट, समझ रहे हैं ना, यूनिवर्स तक जितनी भी सारी चीज़ें हैं जनरली आपको पढ़ना पड़ेगा। आपको डरना नहीं है कि भाई क्या बोल रहा है, क्योंकि पिछले आप अगर 10, 12 साल, 15 साल के अगर प्रश्न देखेंगे तो इससे आपको परीक्षा की प्रकृति का, आपका नेचर जरूर पता लग जाएगा कि भाई इसमें चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, कहाँ कहाँ हमें कितना फोकस करना है। तो 150 मार्क में जनरली आप देखेंगे तो 3 जो सबसे इसका इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, पहला है हिस्ट्री, दूसरा है यहाँ पे आपको हो जाएगा हिस्ट्री के बाद साइंस हो जाएगा, और तीसरा है यहाँ पे पॉलिटी। तीनों को अगर वेटेज मिला देंगे तो ऑन एन एवरेज 90 क्वेश्चन आता है यहाँ पे। 90 सोचिए, 150 मार्क में 90 क्वेश्चन, हिस्ट्री, साइंस, पॉलिटी नहीं होगा, यहाँ पे करेंट होगा। करेंट ले लीजिए, करेंट ऑन एन एवरेज हर साल पिछले अगर 4-5 सालों के प्रश्न को उठा के देखेंगे तो 90 प्लस क्वेश्चन यहीं से आया है सिर्फ और सिर्फ। इसीलिए यहाँ पे आपको बेसिकली मैंने ज़्यादा यहाँ पे ध्यान देना है। अब इसके बाद से जो भी टॉपिक बच जा रहा है, जैसे कि पॉलिटी हो गया, इकोनॉमी हो गया, इसके अलावा इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, जो भी आर्ट एंड कल्चर है, जो भी ऐसे जो छोटे छोटे जो सब्जेक्ट हैं, यहाँ से जो प्रश्न आ तो रहे हैं लेकिन उतने अधिक नहीं आ रहे हैं। और इसमें 10 नंबर जो फिक्स होता है एप्टीट्यूड, मैंने उसको मैथ के रूप में आप समझ रही है, ठीक है, एप्टीट्यूड बोलते हैं उसको, सीसैट के रूप में, ठीक है, सीसैट के रूप में। सीसैट ऐसे नहीं है, पूरा पूरा एप्टीट्यूड है, इसमें मैथ के आप ज़्यादा बेटर होगा 10 नंबर का। ये हर साल यहाँ पे 10 क्वेश्चन होता ही होता है, और एक क्वेश्चन का जो वेटेज होता है 1 नंबर का होता है। और इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको मिलने वाला है कि इसमें नो निगेटिव मार्क, निगेटिव मार्क यहाँ पे होता है नहीं है, अर्थात तुक्का भी चलेगा, यही प्रक्रिया है इसकी। अब 150 मार्क में अगर आप जनरल कैटेगरी का स्टूडेंट है तो 95-100 के बीच यहाँ पे अभी तक जो कट ऑफ देखने के लिए मिला है 4-5 सालों का। अगर 150 नंबर में अगर आप यहाँ पे लगभग 95 या 100 के बीच में होते हैं तो सेफ स्कोर माना जा सकता है। थोड़ा बहुत 2-4 नंबर आगे पीछे यहाँ पे हो सकता है। अब यहाँ पे जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट है मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम की अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा। नंबर 1 होता है हिंदी का पेपर। इसका पेपर, हिंदी का पेपर, हिंदी का पेपर होता है महज 100 नंबर का, और इस 100 नंबर में आपको 30 नंबर का ऐसे मिल जाएगा। इसके अलावा व्याकरण मिल जाएगा, वाक्य विन्यास मिल जाएगा, शॉर्ट में संक्षेप में लिखने का मिल जाएगा, मैंने सेगमेंट होता है अलग अलग, आगे आप जानेंगे, मैं सब आपको ठीक है बताऊंगा। इस 100 नंबर में आपको 30 नंबर सिर्फ एक क्वालिफाइंग पेपर होता है, अर्थात इसका मुख्य परीक्षा में नंबर नहीं जुटेगा। लेकिन इस हिंदी में अगर आप 100 में 30 नंबर नहीं लाएंगे तो आप बाकी कहीं भी कितना भी नंबर आएंगे आपको फेल कर दिया जाएगा, रिजल्ट आपका रोक दिया जाएगा, ठीक है, रोक नहीं मैंने ख़त्म कर दिया जाएगा। इसको क्वालिफाइंग है, क्वालिफाई करना ही पड़ेगा आपको, तो इसका मार्क्स क्या होगा, नहीं जुटेगा। प्रीलिम्स परीक्षा जो आपने दिया यहाँ पे, जो भी इसका रिजल्ट आया लगभग 10 गुना होता है, जितना सीट आया 10 गुना इसका निकलेगा। सपोज करिए अगर 500 सीट है बीपीएससी के लिए, 500 का 10 गुना 5000 लोग यहाँ पे मेंस के लिए चुने जाएंगे। अब इस 5000 में देखिए क्या होगा, यहाँ पे जो भी लोग यहाँ पे एग्ज़ाम देंगे, पहला हिंदी हो गया। अब इसमें नंबर 1 आएगा यहाँ पे पेपर 1। पेपर 1 में होगा यहाँ पे जीएस का पेपर, जनरल स्टडीज़ का पेपर। इसकी टोटल अगर मार्क्स की बात करें यहाँ पे तो ये हो जाएगा 300 नंबर का, और इस 300 में पेपर 1 को काफ़ी ही मैंने आसान इसको कैटेगरी में रखा जाता है। इसमें हिस्ट्री होता है, हिस्ट्री के प्रश्न लगभग आपको फिक्स मिल जाएंगे, लगभग
100 नंबर प्लस 100 प्लस नंबर, आपको 3-4 क्वेश्चन होते हैं जो बार बार रिपीट होता है, तो यहाँ पे बहुत अधिक एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। दूसरा, इसका जो सेगमेंट होता है हिस्ट्री के साथ साथ आपको यहाँ पे जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं होता है IR प्लस नेशनल जो घटनाएं होता है वो आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो बिल्कुल करेंट से अपडेटेड होता है। अगर आपका हिस्ट्री अच्छा है तो और इसको आप अच्छे तरीके से कोरिलेट कर पाएंगे। और तीसरा जो सेगमेंट होता है यहाँ पे स्टैटिक्स सांख्यिकी होता है, ये 70-72 नंबर का भी फिक्स होता है, मैथ है ये, ठीक है। इसमें अगर आपको लाभ हानि प्रॉफिट, ठीक है, ये सब अगर आता है बहुत, ठीक है, पाई चार्ट वगैरह अगर आता है तो इससे आसानी से आप कर जाएंगे। और इसको, ठीक है, बनाने के लिए बहुत अधिक, मतलब ऐसा नहीं कि आपको बहुत तुर्रम खान होना है कि नहीं भाई आपको मैथ के बहुत बड़े ज्ञाता है। सिंपल, ठीक है, थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करेंगे, आपको अगर प्लस माइनस ये सब आता है हल्का फुल्का तो आप आसानी से इसे कर जाएंगे। इसमें कैलकुलेटर अलाउ होता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आपको कैलकुलेशन भी बहुत अधिक नहीं करना होगा। 300 मार्क में आप आसानी से अगर थोड़ा सा अगर इसमें एफर्ट लगाएंगे तो लगभग 170-80 नंबर आप आसानी से यहाँ पे ला सकते हैं। कितने लोग 200 नंबर भी ला लेते हैं। दूसरी बात करें यहाँ पे पेपर 2 की, जो कि सबसे खतरनाक माना जाता है BPSC में, पेपर 2 ये भी होता है, ठीक है, GS का ही पार्ट है। ये होता है आपको 300 नंबर का ये भी। अब इस 300 में देखिए पॉलिटी होता है, पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन, इसका प्रश्न आप आसानी से हल कर पाएंगे। थोड़ा बहुत भी आपको पॉलिटी की समझ है तो जनरल इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको आप कर जाएंगे। दूसरा जो सेगमेंट होता है इकोनॉमी का सेगमेंट, इकोनॉमी प्लस जियोग्राफी का, ये भी बहुत अधिक करेंट से अपडेटेड होता है। और वर्तमान में देखिए जियोग्राफी को हर एक एग्जाम किनारे कर रहा है, लेकिन जियोग्राफी का उपयोग इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी में करेंट से अपडेटेड के रूप में यहाँ पे किया जा रहा है। और तीसरा यहाँ पे हो जाएगा साइंस का पोर्शन, ये 3 पोर्शन है इसमें, ठीक है। अगर आप 150 प्लस अगर आप ला लेते हैं तो समझिए कि आप बहुत अच्छी स्थिति में हैं। और तीसरा जो पोर्शन है यहाँ पे मैं ऊपर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शनल का पेपर। ऑप्शनल ध्यान से देखते चलिए, ऑप्शनल चाहे आप कोई भी ले, ठीक है, ऑप्शनल पेपर का जो मार्क्स होगा 300 नंबर का होगा। कितने नंबर का? 300 नंबर का। इसीलिए देखिए ऑप्शनल जो है पूरी की पूरी इस प्रक्रिया में बहुत ही निर्णायक भूमिका निभाता है। जिसने ऑप्शनल को अपने कमांड में कर लिया, जिसने ऑप्शनल में स्कोर बेहतर कर लिया, यकीन मानिए कि उसका जो इंटरव्यू कॉल आना यहाँ पे श्योर हो जाता है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि जो भी आप ऑप्शनल ले रहे हैं, और ऐसा मानना है कभी जिस तरीके से BPSC में चल रहा है, जैसे कि LSW ले सकते हैं, ये बहुत इंटरेस्टेड है तो हिस्ट्री ले सकते हैं। हिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू हर जगह आपको सपोर्ट करेगा। हिंदी लिटरेचर ले सकते हैं, सोशलिज्म ले सकते हैं, सोशियोलॉजी ले सकते हैं, इस तरह का सब्जेक्ट को आप लेंगे। ज्योग्राफी भी ले सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट लीजिए। देखिए यहाँ पे, ठीक है, मैंने ऐसा नहीं है कि भाई कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा है कोई ख़राब है। कितने अच्छे तरीके से आप उसको पढ़ पाते हैं, कितना अप्रोच लगा पाते हैं, कितना आपको बेहतर गाइड मिलता है, सब बहुत अधिक मायने रखता है। तो ऑप्शनल में 300 में चाहे कोई भी सब्जेक्ट अगर लेते हैं, इसमें कोशिश करना है कि लगभग 200 नंबर अगर आप इसमें ला लें तो देखिए कितना ये बेहतरीन समय होगा। अगर दोनों को अगर जोड़ेंगे, देखिए 200 ये हो जाएगा 370 और 37 प्लस 150। अगर मैंने कहने का मतलब कि अगर आपको 500 प्लस अगर आपका इसमें आ गया, टोटल 900 में अगर इसमें आपको 500 के आसपास अगर जनरल कैटेगरी मार्क्स आ गया तो मान के चलिए कि आप इंटरव्यू दे रहे हैं। अब यहाँ पे इंटरव्यू में क्या होता है, तो इसका मार्क्स 120 होता है, 120। अब इस 120 में आप थोड़ा सा इंटरव्यू में देखिए एफर्ट अगर लगा देंगे तो इसमें आसानी से, ठीक है, 90 से 100 मार्क यहाँ पे आ ही जाता है। किसी की किस्मत अगर अच्छी हो, बेटर थोड़ा सा इंटरव्यू दिया, जैसे कि मेरे ही कुछ दोस्त हैं, उनका 112 तक मार्क आया, 112 नंबर 120 में, और उनका, ठीक है, सिलेक्शन का मुख्य कारण भी बना है। इसीलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। हम कुल मिला के करना क्या है आपको, देखिए यहाँ पे टोटल नंबर कितना हो गया, इंटरव्यू का 120 हो गया, और यहाँ पे मेंस का कितना हो गया, 900 नंबर का हो गया। तो टोटल कितना हो गया, 1020 नंबर। 1020 नंबर में अगर आपको 650 अगर आप पार कर लेते हैं तो आपको, ठीक है, सिलेक्शन होना श्योर है।
700 अब जितना ऊपर जाएंगे तो आपको फिर जो भी अच्छा रैंक है, जो भी आपने मेंस के समय प्रायोरिटी जो दिया होगा, भाई हमको ये पद चाहिए, एसडीएम है, डीएसपी है, बीडीओ है, सीओ है, ठीक है, मतलब जो भी है यहाँ पे, उसके अकॉर्डिंग आपको पद का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाएगा। तो ये था पूरा अच्छी बात है। इंटरेस्टिंग लगा होगा आप लोगों को कि देखिए कितना आसान है। अब यहाँ पे सवाल यहाँ पे आता है कि भाई इसको शुरू कैसे करें। देखिए कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, अगर जिसमें भी इंटरव्यू की प्रक्रिया हो तो कोशिश कीजिए उल्टा आप तैयारी करें। उल्टा पहले आप इंटरव्यू की प्रैक्टिस कीजिए, इंटरव्यू के बाद आप मेंस में आइए, और मेंस के बाद से फिर तब जाके आप प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी करो। बीपीएससी में जो ये स्ट्रेटजी अपनाया, यकीन मानिए कि उसकी जो सिलेक्शन है, उसकी सिलेक्शन की संभावना, ठीक है, मतलब अधिक हो जाती है बाकी अन्य स्टूडेंटों से। तो कोशिश कीजिए कि बोलने का प्रैक्टिस करें। जितना अधिक बोलने का प्रैक्टिस करेंगे, मतलब ये नहीं कि तेज, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे कि आप कैसे प्रश्नों को टैकल कर पाते हैं, डिफेंड कर पाते हैं, ये सबसे मायने रखता है। और मेंस एग्जाम का एक ही यहाँ पे उपाय है कि आपको लिखने की आदत डालना होगा। अगर आप बिल्कुल ही नहीं लिख पाते हैं तो फिर समस्या का कारण है। कोशिश कीजिए डेली 5 पेज 10 पेज, जब तक आप नहीं लिखेंगे इसकी तैयारी यहाँ पे नहीं हो पाएगी। और उसके बाद लास्ट में जब एग्ज़ाम के, ठीक है, 2-3 महीने बचता है तो फिर आप प्रीलिम्स में यहाँ पे लग जाइए, आपकी सफलता यहाँ पे सुनिश्चित हो जाएगी। तो ये रहा अच्छी बातें जो कि, ठीक है, बेहद ही लग रहा होगा आसान है। लेकिन आइए थोड़ा सा एक सेगमेंट पे थोड़ा गहनता से हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कि कैसे हमें शुरुआत करना है। ठीक है, पहला सवाल मैंने यही लिया था, इसकी शुरुआत कैसे करें। देखिए अब शुरुआत करने की बात करें यहाँ पे, तो बिना बुक के तो शुरुआत होगा नहीं, बुक को लाना ही पड़ेगा। अब देखिए इतिहास है, यहाँ पे इतिहास का सेगमेंट मैंने बताया था कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आप ऑप्शनल लेते हैं बीपीएससी में तो ये और बेटर हो सकता है। थोड़ा अच्छे से अगर आपको ऑप्शनल में गाइड मिल जाती है, यकीन मानिए कि आपको बिल्कुल ही मेंस में इतिहास जो है, चाहे जीएस में चाहे प्रीलिम्स में, बहुत ही आसान हो जाएगा। और हर साल अगर प्रीलिम्स की बात करें तो 30 नंबर का प्रश्न 30+ हो रहा है, हर साल प्रश्न आ ही रहा है। तो कोशिश कीजिए ही कि जो भी आप बुक पढ़ें सबसे पहले शुरू कीजिए। अगर बिल्कुल आप इनिशियल से शुरू करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल चीज़ है कि 6 से लेकर 12 तक की जो भी एनसीईआरटी है पढ़ने का प्रयास कीजिए। अगर आपकी एनसीईआरटी ज़्यादा बेटर है, लग रहा है कि नहीं भाई 6 से लेकर बड़ा बच्चा वाला हो जा रहा है, तो 11-12 से शुरुआत कर लीजिए। थोड़ा मीडियम में है तो 9th से आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि 6, 7, 8 पढ़ेंगे तो 9, 10 पे रिपीट होगा, 9, 10 का फिर से पढ़ाई करेंगे तो 11, 12 में रिपीट होगा। तो थोड़ा बहुत भी अगर आपका बैकग्राउंड मजबूत है तो 11, 12 से शुरू कर सकते हैं, डजेंट मैटर। अदरवाइज बहुत ही बेसिक से शुरू करना है तो 6 से लेकर 12 तक पूरे ही सब्जेक्ट को, जो भी है यहाँ पे, हिस्ट्री है और जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी से आपको 9 से 12 मिल जाएगा। और उसके बाद से, ठीक है, 9 के बाद से आपको यहाँ पे सोशियोलॉजी भी मिल जाएगा। सबको एक बार थ्रू आउट करने की कोशिश कीजिए। इतिहास का वही हाल है, जियोग्राफी का भी वही हाल है। साइंस को लेके आपको थोड़ा सिलेक्टिव होना है। सिलेक्टिव क्या होना है यहाँ पे कि 6 से लेकर 10 तक एनसीईआरटी को पढ़ना है। और इसमें देखिए एनसीईआर की किताब 6 से 10 और क्लास 12 को पूरा नहीं पढ़ना है। क्लास 12 का देखिए पूरा मेडिकल साइंस का, मतलब समझ रहे हैं ना, मेडिकल इंजीनियरिंग का लेवल है, तो सिलेक्टिव पढ़ना है। क्लास 12 का बायोलॉजी है, यहाँ पे लास्ट 4 चैप्टर, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी इसमें शामिल है, इसको आपको देख लेना है। पॉलिटी की बात करें तो सबसे एक ही इसका रामबाण है, लक्ष्मीकांत। जितना अच्छे तरीके से इस बुक को देख ले, समझ ले अभी से, आजीवन ये बुक आपका काम देगा। अर्थशास्त्र की बात करें यहाँ पे तो रमेश सिंह, बहुत मोटी बुक है, ठीक है, लेकिन इसको यूज कर सकते हैं। अगर आप सक्षम है, नहीं सक्षम है तो फिर ठीक है, ऑनलाइन बहुत सारे जो यूट्यूब में चैनल है उसको भी मैं आपको प्रीफर कर दूंगा। लेकिन कोशिश कीजिए ये आपकी बुनियादी चीज़ों को बेसिक से, ठीक है, बुक काफ़ी अच्छी लिखी गई है, रमेश सिंह या फिर संजीव वर्मा। उसके बाद बिहार से भी कुछ हर साल प्रश्न आता है। बिहार से हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, ठीक है, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। तो इसमें इम्तियाज अहमद की बहुत अच्छी बुक आती है, फिर क्राउन पब्लिकेशन का भी ये भी हो जाएगा। प्रैक्टिस सेट बुक आएगा स्पार्क का 28 ईयर का। मैंने ये तो इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बता नहीं सकता हूँ कि जो भी 20 साल 25 साल 28 साल का जितना भी पुराना एग्जाम हुआ है, क्योंकि जो भी स्टेट सर्विस में इतना रिपीट होता है प्रश्न,
बार बार जो एग्जामिनर होते हैं कुछ ना कुछ देखिएगा आप तो पुराने प्रश्नों को, ठीक है, हू बहू ऑप्शन के साथ यहाँ पे लोग दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट का कारण है और बेनिफिट इससे मिलता भी है। तो इस कंडीशन में आप पिछले साल के प्रश्नों को छोड़ नहीं सकते हैं। गाइड बुक रिवीजन के रूप में आप लुसेंट या फिर क्राउन पब्लिकेशन को, इसको तभी पढ़ें आप जब एनसीईआरटी को आप पढ़े हुए हो, और इसको खासकर तब पढ़ें जब प्रीलिम्स का समय जब नज़दीक आ गया हो। 2-3 महीने हो तो इसको रिवीजन करें, टेस्ट सीरीज लगाएं। और गणित के लिए देखिए यहाँ पे मैंने बताया था स्पेक्ट्रम को आप लिख सकते हैं, स्टैटिक्स है, या फिर कुछ और भी यहाँ पे बुक है उसको भी आप ले सकते हैं। एनी सीसाइड बुक कोई भी यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है, बहुत सारी मार्केट में बुक उपलब्ध है। स्टैटिक्स के लिए बहुत अधिक आपको, ठीक है, यहाँ पे जोड़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार क्वेश्चन के पैटर्न को देखेंगे तो आसानी से आप इसे कर पाएंगे। 2 से 3 प्रश्न करने होते हैं, बहुत अधिक इसमें समस्या नहीं आएगी। तो देखिए बिगिनिंग यहीं से करना है, एनसीईआरटी से कर दीजिए। एनसीईआरटी से जस्ट आपको एक लेवल ऊपर जाना है। हिस्ट्री के लिए राजीव हरली ले लीजिए, बहुत अच्छी बुक है स्पेक्ट्रम की। भूगोल का, ठीक है, वर्णमाल वगैरह आप यूज कर सकते हैं, वर्णमाल की बुक है। साइंस के लिए पर्याप्त है, एनसीईआरटी के अलावा कोई आपको दूसरा नहीं देखना है। लास्ट में लुसेंट देखना है। लक्ष्मीकांत जो है, ठीक है, अगर आपको एनसीईआरटी पढ़ना है तो इसका बेटर बुक है। 11th क्लास की आपको मिल जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। एक बुक पढ़िए, आपकी सारी समझ को मजबूत बना देगा। अर्थशास्त्र 9th से लेकर 12th तक इकोनॉमी का आप पढ़ सकते हैं, अगर आपका इकोनॉमिक्स बहुत ही कमज़ोर है तो। देखिए अब हो क्या रहा है, मैं एनसीईआरटी को प्रीफर क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जितने भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं, मैक्सिमम प्रश्न, देखिए डेटा तो बहुत सारा है, लेकिन वो जो डेटा है एनसीईआरटी से आ रहा है। इसीलिए कोशिश कीजिए कि एनसीईआरटी को जब आप पढ़ रहे हैं तो जो इम्पोर्टेंट डेटा हो उसको आप रीड आउट करें। जितने भी फैक्ट्स हैं इकट्ठे हो जाएंगे और एग्जाम के समय उसको देखेंगे, काफ़ी फायदेमंद होगा। ये था पूरा प्रक्रिया, ठीक है। अब यहाँ पे लग रहा होगा कि भाई हम किसकी तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर मेंस की तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए अभी जो आपका अप्रोच होना चाहिए, अभी जो कि बिल्कुल बेसिक से अगर आप जा रहे हैं तो सबसे पहले मैंने बताया इंटरव्यू बोलने की प्रैक्टिस कीजिए। एनसीईआरटी के अगर 6 क्लास के आप टॉपिक को पढ़ते हैं तो अभी से दीवार के सामने खड़े हो जाइए, आईने के सामने खड़े हो जाइए और सोचिए कि आप बोल पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं। कोई भी चीज़ आप समझ रहे हैं, देखिए समझना वही होता है जो आप एक्सप्रेस कर पाए। ये नहीं कि भाई आप पढ़ लिए और किसी को समझाना और आप समझा नहीं पा रहे, इसका मतलब कि आप रियल रूप में उसको समझे नहीं है। डेली के डेली देखिए पैटर्न अपनाना पड़ेगा, इंटरव्यू की प्रक्रिया को मजबूत करना पड़ेगा, और उसके बाद से जो भी एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन दिया गया है उसका आप लिखने का अभी से क्या करें, प्रयास करें। जितना आप अभी से लिखना शुरू करेंगे वो चीज़ें आपको उतना मजबूत करेगा। उसके तत्पश्चात धीरे धीरे, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर का बीपीएससी का जो प्रश्न आया है, मेंस का प्रश्न आया है, उसको आप लिखने का प्रयास करें। इसमें टेस्ट सीरीज़ की भी आप मदद ले सकते हैं, जो काफ़ी आपके लिए यहाँ पे फ़ायदेमंद रहेगा। तो इसी प्रक्रिया को क्या करिए, फॉलो करिए। और रिवीजन तो मतलब अंत नहीं है, जितनी बार मैक्सिमम रिवीजन हो जाए। आगे मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें पूरी स्ट्रेटजी बताऊँगा कि कैसे सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स को देखें, कैसे कैसे मेंस को देखें। लेकिन ये चूँकि कंबाइंड है, सब में यहाँ पे समय देना है मुझे, तो इसको रिवीजन की प्रक्रिया क्या रखें, अभी जारी रखें। और अभी से देखिए मेंस के लिए लिखना क्या कर दे, शुरू कर दे। डेली मैंने बताया 5 पेज 10 पेज जरूर लिखें, ताकि एग्जाम में 3 घंटे में कोई प्रश्न छूट ना पाए और हर एक चीज़ को आप क्रिस्टल क्लियर भी वहाँ पे कर पाएँ, तभी जाकर नंबर मिलेगा। एक भी प्रश्न बीपीएससी में छूटने का मतलब है कि आप बाहर हो रहे हैं, क्योंकि हर एक जो बीपीएससी का जो प्रश्न है, मतलब 38 नंबर, समझ रहे हैं ना, 40 नंबर 50 नंबर इस टाइप का मार्क होता है। इतने मार्क अगर एक भी प्रश्न आप छोड़ देते हैं तो सोचिए कि कितना लॉस हो जाएगा। फिर जो हमारा जो, ठीक है, स्कोरिंग का मेंस में सपना था कि 150 प्लस करना है, उतना हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए इसको आप यहाँ पे ध्यान रखें। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात करते हैं प्रीलिम्स का कट ऑफ मार्क को लेके। अभी देखिए 64-65 जो भी एग्जाम जो हो चुका है, प्रीलिम्स का देखिए ऑन एन एवरेज, ठीक है, जनरल का जो देखिए कट ऑफ मार्क है यहाँ पे देखिए लगभग 95 प्लस ही हैं। 100 के अकॉर्डिंग अगर आप मार्क ला ले रहे हैं तो सोने पे सुहागा है, इसका मतलब कि आप मेंस लिख रहे हैं। उसके बाद बाकी जो भी आपका कैटेगरी है, ठीक है, अपने अपने कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसके अनुसार अपने आप को आप यहाँ पे प्रिपेयर कर सकते हैं। ये रहा बीपीएससी का कट ऑफ है यहाँ पे।
उसके बाद से यहाँ पे फाइनल कटअप भी दिया गया है, चूँकि अभी तक पिछला जो 63 का जो फाइनल ठीक है वहाँ पर उसका जो रिजल्ट आ गया है। जनरल का देखिए वहाँ पे इंटरव्यू जो कॉल है 504 नंबर है, और सिलेक्शन होते होते समझ रहे हैं ना, सिलेक्शन होते 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 यहाँ पे क्योंकि और भी चीज़ यहाँ पे दिया गया है, देखिए देखने का प्रयास कीजिए। मेल के लिए यहाँ पे यही रखा गया है 504 नंबर, रिटेन एग्जाम के लिए यहाँ पे दिया गया है। अब इसमें फाइनल सिलेक्शन यहाँ पे देख पा रहे हैं, जनरल के लिए कितना दिया है फाइनल 588। अब इसमें जोड़ लीजिए इंटरव्यू का नंबर जोड़ लीजिए, जो भी 120 में जो था 120 में था, इंटरव्यू नंबर को जोड़ लेंगे, इतनी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो पाएगी। अब यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देने की कोशिश कीजिए ऑप्शनल की। मैंने बताया था ऑप्शनल सबसे निर्णायक भूमिका निभाता है इस बीपीएससी की एग्जाम में। आप पेपर 1 पेपर 2 में कितना भी एफर्ट क्यों ना लगा लें, पेपर 1 में बेटर कर देंगे, पेपर 2 में ऑन एन एवरेज बहुत स्कोर अच्छा नहीं आता है, क्योंकि सिलेबस है उसमें साइंस वगैरह इकोनॉमिक्स वगैरह है, तो थोड़ी बहुत समस्या वहाँ पे रहती है। और मीडियम को लेकर आपको परेशान नहीं होना कि हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है, ये थोड़ा यूपीएससी में देखने के लिए मिलता है, लेकिन स्टेट पीसीएस के साथ मीडियम को लेकर कोई समस्या नहीं है। दोनों ही हिंदी मीडियम है इंग्लिश मीडियम है, दोनों ही मीडियमों से धूमधाम से यहाँ पे रिजल्ट आता है, इसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे ऑप्शनल के लिए जो उसमें बता रहा हूँ कि आपको सही स्ट्रेटजी को क्या करना पड़ेगा, अपनाना पड़ेगा। ऑप्शनल को लेकर आप जब तक सही स्ट्रेटजी नहीं अपनाएंगे, आपको 200 ठीक है मैंने 200 मार्क आपके लिए लाना बिल्कुल असंभव हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए कोई भी सब्जेक्ट अगर ऑप्शनल आप चूज कर रहे हैं तो उसको थ्रू आउट पढ़ने का क्या करें, प्रैक्टिस करें। थ्रू आउट जब पढ़ने का प्रैक्टिस करते जाएंगे, लिखने का प्रैक्टिस करें, क्योंकि यही ऑप्शनल रामबाण की तरह काम करेगा। लास्ट में यही स्कोरिंग जब तक आप 200 के आसपास 180 90 नहीं लाएंगे इसमें, तब तक आप 500 का जो जादुई आंकड़ा है इंटरव्यू कॉल के लिए आप यहाँ पे ला ही नहीं पाएंगे। तो डजेंट मैटर कोई भी ऑप्शनल चूज कर रहे हैं, अगर आपका ऑप्शनल हिस्ट्री लेने का मूड बना रहे हैं तो पूरा पूरा देखिए हिस्ट्री ऑप्शनल ठीक है मैं यहाँ पे शुरू करने वाला हूँ विदिन ठीक है 4-5 डेज के अंदर ऑप्शनल पूरा पूरा यहाँ पे शुरू हो जाएगा। आंसर राइटिंग भी मैं इस बार करवाने वाला हूँ 66 बीपीएससी को ध्यान में रख के पूरा पूरा आप इसमें अगर कोई लोग हैं तो ज्वाइन कर सकते हैं। हिस्ट्री ऑप्शन के लिए पूरा पूरा यूपीएससी को मैं ठीक है ध्यान में रख के मैं पूरा कवर कराऊंगा, सारा का सारा यहाँ पे कवर हो जाएगा, इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात यहाँ पे देखिए एनसीईआरटी को लेके, जैसे मैंने बताया तो एनसीईआरटी भी मैं 6 से लेके 12 तक पूरा का पूरा मैं एक एक सब्जेक्ट यहाँ पे अभी से मैंने शुरू कर दिया है, बहुत सारा ठीक है लगभग कंप्लीट भी हो गया है। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका लिंक, शुरू से दिखना ठीक है, अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए। यकीन मानिए काफ़ी ही उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, अपने आप को एकदम मजबूती से औरों से सेपरेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ये सब लेक्चर जो है ठीक है बिल्कुल शॉर्टकट नहीं है। देखिए अभी से आपको शॉर्टकट का रास्ता नहीं अपनाना है, ये नहीं कभी से आप सेलेक्टिव स्टडी करने लग जाएं, अभी पर्याप्त समय है। अभी कोशिश कीजिए कि एक बार 2 बार थ्रू आउट सिलेबस को पढ़ लें। सिलेक्टिव स्टडी एग्ज़ाम के समय ठीक है किया जाता है, एग्ज़ाम के समय लगता है कि भाई इस पोर्शन से बहुत सवाल आ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत सिलेक्टिव यहाँ पे हुआ जाता है, उसको सिलेक्टिव से ज़्यादा बेटर होता है स्मार्ट वर्क बोलते हैं उसको, स्मार्ट वर्क करिए। लेकिन अभी से स्मार्ट वर्क करेंगे फेल हो जाएंगे। तो इसीलिए एग्ज़ाम का देखिए इतना बड़ा एग्ज़ाम है, कोई मतलब जो सिलेबस है कुछ कहा नहीं जा सकता है कि कहाँ से कितने प्रश्न आएंगे। हो सकता है कि अभी करंट अफेयर से हिस्ट्री से, इसके अलावा जो साइंस से प्रश्न आ रहे हैं अगले साल हो सकता है कि ना आए। यूपीएससी बिल्कुल देखिए इसी के मामले में अनप्रेडिक्टेबल है, कोई गारंटी नहीं होता है कि यूपीएससी में किस पोर्शन से कितना मतलब प्रश्न आएगा, कोई नहीं कह सकता है। प्रश्न बन के आता है तो वेटेज जो देखेंगे किसी साल बैलेंस होता है, किसी साल बिल्कुल अनबैलेंस होता है, तो स्टेट पीसीएस के साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए पहला आपका यही प्रयास होना चाहिए कि जितना हो सके अभी सिलेक्टिव स्टडी करने से बचें, थ्रू आउट एक बार सिलेबस को पूरा देखें, मेंस के लिए डेली प्रैक्टिस करें, रिवीजन की प्रक्रिया को आप यहाँ पे अपनाए रखें। और मैंने अभी बताया एनसीईआरटी के लिए ठीक है लेक्चर को फॉलो करें। हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप सादर आमंत्रित हैं, पूरी की पूरी हिस्ट्री कंप्लीट करवाई जाएगी, और हिस्ट्री को इस तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा कि बाकी आप अन्य सब्जेक्ट के साथ इसको को रिलेट कर पाएँ, अप्लाई कर पाएँ।
और मैप का जो क्लासेज है मैंने ऑलरेडी शुरू कर दिया है, ठीक है, अभी चल रहा है। पूरा का पूरा जो वर्ल्ड मैप है, एक एक कॉन्टिनेंटल, ठीक है, सारे माइक्रो लेवल पे पूरे स्पष्ट तरीके से आपको, ठीक है, क्लियर करवाई जा रही है। इसीलिए विशेष इसका ध्यान रखें, ठीक है। अगर आप लग रहा है कि बड़े एग्जाम की तैयारी करने के लिए आप सक्षम हैं, कर रहे हैं, तो इस चैनल से आपको काफ़ी यहाँ पे हेल्प मिल सकती है। यहाँ पे वही सारी बातें नीचे आप देख पा रहे हैं, ठीक है, कि प्रारंभिक परीक्षा क्या होगा, ये सब रिटर्न फॉर्म में दिया है। पढ़ने में काफ़ी समस्याएं आती है, इसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं। यही है मुख्य परीक्षा, देखिए मुख्य परीक्षा में सामान्य हिंदी है, ठीक है, सामान्य अध्ययन पत्र है, सामान्य अध्ययन पत्र 2 है, सब यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद से यहाँ पे व्यक्तित्व परीक्षण है, इंटरव्यू है 120 नंबर का, टोटल नंबर जोड़ देंगे तो 1020 होगा। इसमें सब कितना बेटर, मतलब कितना मैक्सिमम नंबर पा लेंगे, वही आपके रैंक को डिसाइड करता है। ऐच्छिक विषय होगा 300 का। ऐच्छिक विषय में जितना भी देखिए यहाँ पे लिस्ट दिया हुआ है, समझ रहे हैं ना, जितना भी लिस्ट दिया हुआ है, देखिए 37 लिस्ट है। इसमें से आप किसी भी एक सब्जेक्ट के माध्यम से, ठीक है, अपना ऑप्शनल को चूज कर सकते हैं। मेरा प्रयास यही है कि भाई इतिहास लीजिए, भूगोल ले सकते हैं, ठीक है, या फिर LSW भी आप ले सकते हैं, ठीक है, और भी आपको इंटरेस्टेड है, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ कि भाई इसी को लीजिए। जो भी आप इंटरेस्टेड है, जिस भी ऑप्शनल को लेकर इंटरेस्टेड है, उसको लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद से यहाँ पे पाठ्यक्रम दिया हुआ है सामान्य अध्ययन का, प्रीलिम्स का जो पाठ्यक्रम यहाँ पे दिया हुआ है, मैं इसको, ठीक है, इस PDF को टेलीग्राम में मैं पोस्ट कर दूंगा। टेलीग्राम ग्रुप आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, जो वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। सब यहाँ पे दिया हुआ है। मुख्य परीक्षा में देखिए हिंदी का सिलेबस भी दिया है, निबंध 30 नंबर है, व्याकरण 30 नंबर का, वाक्य विन्यास 25 अंक का, संक्षेपण यहाँ पे 15 अंक का। दूसरा दिया यहाँ पे सामान्य अध्ययन को लेके प्रश्न पत्र 1-2 में सिलेबस दे दिया है। इसमें देखिए भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति, इसमें समझिए कि क्वेश्चन आउट है पहला में, आप 100 नंबर लगभग आपका फिक्स है इसमें, आप, ठीक है, अच्छा खासा स्कोर इसमें कर सकते हैं। दूसरा यही है राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व का वर्तमान घटना चक्र। अब इस वर्तमान को समझने के लिए आपको थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, आसानी से आप इसे समझ लेंगे। इसलिए मैं ठीक है प्रयास कर रहा हूँ कि हिस्ट्री अगर आप ऑप्शनल लेते हैं तो और ज़्यादा बेटर है, बहुत मजबूत हो जाता है। और यहाँ पे स्टैटिक्स ये हो जाएगा 3 नंबर का। दूसरा यहाँ पे सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 में देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था है, अर्थ इसमें है भारतीय अर्थव्यवस्था और भारत का भूगोल है, और यहाँ पे साइंस है, यहाँ पूरा साइंस टेक्नोलॉजी पूरा यहाँ पे दिया हुआ है। अब यहाँ पे, ठीक है, प्रश्न पत्र में जो भी सिलेबस है, देखिए सिलेबस को टू द पॉइंट रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल BPSC में स्पष्ट कर दिया कि भाई सवाल कहाँ से पूछेंगे, प्रश्न पत्र 1 में कहाँ से पूछेंगे, और प्रश्न पत्र 2 में यहाँ पे हम सवाल कहाँ से पूछेंगे, ठीक है। चूंकि मैं ऑप्शनल पढ़ाने जा रहा हूँ हिस्ट्री को, तो बिल्कुल इस सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पूरा एक सेगमेंट कराऊंगा। ये भी 300 नंबर का है, लेकिन ये उसके लिए है जिसका हिस्ट्री है। हिस्ट्री नहीं है तो फिर इसको देखने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। तो देखिए फ्रेंड्स, ठीक है, हिस्ट्री का काफ़ी लंबा चौड़ा यहाँ पे सिलेबस है, आप देख पा रहे हैं। लेकिन ये जितना लंबा चौड़ा सिलेबस है, समझिए कि हर जगह इसका अप्लाई भी उतना ही यहाँ पे अधिक हो जाता है। तो यही हम लोग कंप्लीट करते हैं। कोई भी आपको लगता है कि कोई सेगमेंट छूट रहा है, कोई समस्या है, तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, फिर व्हाट्सएप टेलीग्राम है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। पूरी की पूरी देखिए आपको हेल्प की जाएगी। और जैसा मैंने शुरू में बताया था कि आप बहुत ही लकी हैं, क्योंकि सबको इस सिविल सर्विस की तैयारी करने का मौका नहीं मिलता है। और जी जान लगा दीजिए, अभी से जितना हो सके मैक्सिमम एफर्ट लगाइए। यकीन मानिए अक्टूबर प्रीलिम्स तक आपका रिजल्ट आपके हाथों में होगा। और अगर आप अब मेहनत कर देते हैं तो देखिए साल भर का टाइम है, अगला साल 2022 में मेंस होने वाला है। अभी से अगर आप एक स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए, ठीक है, आप सफलता के उतने ही नज़दीक होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही लेक्चर को कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग। लेक्चर पसंद आ रहा है तो शेयर करें, एंड जय हिंद।